हेलो एवरीवन, एक बार फिर क्लास 9 के चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर में आपका वेलकम है। पिछले टॉपिक में हम मेटेलॉइड्स के बारे में बात किए थे और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कंपाउंड्स और उनके प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले कंपाउंड का डिफिनेशन क्या होता है? When two or more elements combine together in a fixed ratio by mass are called compound. When two or more elements combine together in a fixed ratio by mass are called compound. That means जब किसी सबस्टांस में उनके एलिमेंट्स का रेशियो बाय मास फिक्स हो तो ऐसे सबस्टांस को हम कंपाउंड्स कहते हैं, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब किसी सबस्टांस में उनके एलिमेंट्स का रेशियो बाय मास फिक्स रहता है तो ऐसे सबस्टांस को हम कंपाउंड कहते हैं। एक कॉमन एग्जांपल वाटर का है। वाटर का केमिकल फार्मूला क्या होता है? H2O होता है। और अगर हम वाटर के कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट की बात करें तो वाटर में कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं? देखिए, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। दो हाइड्रोजन है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। रेशियो ऑक्सीजन का मास 16 बाय मास 2 रेशियो 16 बाय मास 2। अगर हम इसके सिंपलेस्ट रेशियो की बात करें तो देखिए, तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा? 1:8। ठीक है, इसके सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएंगे? 1:8। तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 होता है और ये हमेशा से चला आ रहा है, जन्म जन्मांतर से। वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 ही होता है, ये कभी चेंज नहीं होता। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा वाटर जो है वो नेचुरल सोर्स से लिया हुआ है, या फिर इस
इसको हमने लेबोरेटरी में केमिकल प्रोसेस के थ्रू बनाया है। ठीक है, आप वाटर को किसी भी सोर्स से कलेक्ट कर सकते हैं। आप तालाब का पानी ले सकते हैं, आप नदी का पानी ले सकते हैं, आप कुएं का पानी ले सकते हैं, आप हैंडपंप का पानी ले सकते हैं, आप सी वाटर ले सकते हैं। मीन्स वाटर आप कहीं से भी ले लो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 ही रहने वाला है, ये कभी चेंज नहीं। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। और अगर CO2 में कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें कार्बन है, ऑक्सीजन है। कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास 16 मल्टीप्लाई 2 बाय मास 12 रेशियो 32 बाय मास। और अगर हम इसके सिंपलेस्ट रेशियो की बात करें तो देखिए ये आपका 3:8 हो जाएगा। ठीक है, इसका रेशियो कितना हो जाएगा? 3:8 हो जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा 3:8 ही रहने वाला है, ये कभी चेंज नहीं होता है। चाहे आप कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से कलेक्ट करो या आप किसी लेबोरेटरी में केमिकल रिएक्शन के थ्रू आप इसे प्रिपेयर करो, इसका रेशियो हमेशा 3:8 ही रहने वाला है, ये कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, तो कंपाउंड्स के बारे में बात किए, एग्जांपल्स के बारे में बात किए। अब हम लोग कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। अब कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो कंपाउंड के डिफिनेशन के बाद कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्कस करें। तो देखिए, अगर हमें ये पता चल जाए कि कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटीज फैक्टर क्या है, तो हम कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को आसानी से बता सकते हैं। तो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज की रेस्पॉन्सिबिलिटीज फैक्टर जो है वो कंपाउंड्स के डिफिनेशन में हिडन है। तो कंपाउंड का डिफिनेशन क्या था? एक बार जब हम कंपाउंड के डिफिनेशन को फिर से रिपीट करें, when two or more elements combine together in a fixed ratio by mass are called compound. That means जब दो या दो से अधिक कंपाउंड जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं एक फिक्स रेशियो में, तो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब यह है कि एलिमेंट्स जो हैं वो केमिकली बॉन्डेड हो रहे हैं। हम एग्जांपल लेते हैं वाटर का। तो देखिए,
वाटर कैसे बनता है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में जब कंबाइन करते हैं तो वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के आपस में कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कौन सा बॉन्ड होता है? कोवैलेंट बॉन्ड होता है। और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में भी कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है। और अगर यहां बात करें तो यहां पर भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड होता है। ठीक है। तो यहां पे हमको एक चीज समझना है कि जब भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, जब भी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है तो ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होंगे। जब भी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और न्यू बॉन्ड बन जाता है। एक चीज को हमेशा याद रखें, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होगा, न्यू बॉन्ड बन जाएगा। तो बस यहीं से आपका कंपाउंड का प्रॉपर्टीज स्टार्ट हो जाता है। देखिए सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या है? ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म। कंपाउंड के फॉर्मेशन के समय ओल्ड बॉन्ड क्या होते हैं? ब्रेक हो जाते हैं। देखिए ओल्ड बॉन्ड क्या हो गए? ब्रेक हो गए और न्यू बॉन्ड फॉर्म हो गए। ठीक है। पहला प्रॉपर्टी यही था आपका। सेकेंड प्रॉपर्टी, properties of compound are entirely different from the properties of reactant. कंपाउंड का जो प्रॉपर्टी, जो कंपाउंड हमारा बना उसका प्रॉपर्टी जो है वो इंटायरली डिफरेंट होता है इसके प्रॉपर्टीज। अब इसके एग्जांपल भी हम लोग देख सकते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ये जो आपका हाइड्रोजन गैस है ये हाईली इनफ्लेमेबल गैस है, बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। जबकि ये जो ऑक्सीजन गैस है ये बर्निंग को सपोर्ट करता है। लेकिन ये जो कंपाउंड आपका वाटर बना ये न तो आग पकड़ता है और न ही बर्निंग को सपोर्ट करता है। तो वाटर की जो प्रॉपर्टीज है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के प्रॉपर्टीज से टोटली डिफरेंट है। ओके। तो सेकेंड प्रॉपर्टीज आपका यही कह रहा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्टेंट। ओके। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, इन अ कंपाउंड एलिमेंट्स रेशियो आर ऑलवेज फिक्स्ड बाय मास। कंपाउंड में एलिमेंट्स का जो रेशियो होता है वह फिक्स होता है, हमेशा फिक्स होता है बाय मास। हम लोग पढ़े लिखे, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टीज में ईच कंपाउंड हैज इट्स ओन फार्मूला। हर कंपाउंड का अपना एक फार्मूला होता है।
जैसे हम वाटर को H2O लिखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 लिखते हैं, अमोनिया को NH3 लिखते हैं। नेक्स्ट, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड हीट आइदर बाय एब्जॉर्ब्ड और रिलीज। इस प्रॉपर्टीज को समझने के लिए तो देखिए, हमको पता है कि जब भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो जब भी आप ओल्ड बॉन्ड का ब्रेक करोगे, जब भी आप ओल्ड बॉन्ड का ब्रेक करोगे, ये क्या है आपका ओल्ड बॉन्ड है, तो जब भी हम ओल्ड बॉन्ड का ब्रेक करेंगे तो यहां पे हमको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब एनर्जी हमको देनी पड़ेगी। और जब भी न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वहां पर एनर्जी रिलीज होगी। क्लियर है? तो एक समय हमको एनर्जी देना पड़ता है और जब कंपाउंड आपका बन जाता है तो वहां पे एनर्जी आपका, हीट आपका रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। अब मान लीजिए सपोज दैट कि वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, यहां पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है, यहां पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है, और दोनों बॉन्ड को ब्रेक करने में सपोज दैट मान लीजिए बीस जूल एनर्जी हमको खर्च करनी पड़ रही है इस दोनों ओल्ड बॉन्ड को ब्रेक करने में। मान लीजिए सपोज दैट हमको 20 जूल एनर्जी खर्च करनी पड़े, और यहां पे जो आपका न्यू बॉन्ड फॉर्म हुआ, न्यू बॉन्ड के फॉर्मेशन के बाद यहां जो आपका हीट रिलीज हो रहा है, सपोज दैट मान लीजिए ये आपका 60 जूल है, 60 जूल। तो नेट हीट कितना हुआ आपका 60 माइनस 20 मतलब 40 जूल। 40 जूल क्या हो रहा है, वो आपका रिलीज हो रहा है। तो इसका मतलब यह है ये रिएक्शन कैसी होने वाली है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने वाली है, जिसमें जिस सिस्टम में से हीट को रिलीज किया जा रहा है वो सिस्टम का रिएक्शन जो है वो कैसा होने वाला है, एक्सोथर्मिक होने वाला है। एक सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है कि सपोज यहां पे मान लीजिए 80 जूल एनर्जी जो है देना पड़ रहा है बॉन्ड को ब्रेक करने, और जो न्यू बॉन्ड आपका बन रहा है वो 60 जूल ही है, 60 जूल ही आपका रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो नेट हीट आपका यहां पे कितना बन रहा है 80 माइनस 60 20 जूल। 20 जूल हमको यहां पे हीट देना पड़ रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह रिएक्शन कैसी होने वाली है, इंडोथर्मिक रिएक्शन होने वाली है, मतलब इस सिस्टम में हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, इसीलिए यह जो सिस्टम है, इस सिस्टम का जो रिएक्शन है वह कैसा होगा, इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो फिफ्थ पॉइंट में यही कह रहा है कि ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड के फॉर्मेशन में हीट आइदर बी एब्जॉर्ब और रिलीज, या तो हीट आपका एब्जॉर्ब होगा या हीट आपका रिलीज होगा, दो ही कंडीशन हो सकता है। ठीक है, जब हीट एब्जॉर्ब होगा तो वो आपका इंडोथर्मिक होगा,
और जब हीट आपका रिलीज होगा तो वो कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा। नेक्स्ट पॉइंट, कंपाउंड्स हैविंग फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। व्हाई? आखिर कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स क्यों हो? रीजन क्या है इसके? क्योंकि कंपाउंड्स का जो फार्मूला होता है वो फिक्स होता है और कंपाउंड्स की बॉन्डिंग भी फिक्स होती है, और बॉन्डिंग को तोड़ने में हमें एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। इसीलिए कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा फिक्स होता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, कंपाउंड्स आर ऑलवेज होमोजीनियस। कंपाउंड्स जो होते हैं हमेशा होमोजीनियस होते हैं, या कभी भी हेटेरोजीनियस हो ही नहीं सकते। रीजन अभी हम यहां पे आपको बताए कि कंपाउंड्स में एलिमेंट्स का जो रेशियो होता है वह हमेशा फिक्स होता है बाय मास। ठीक है, तो जब रेशियो फिक्स होगा तो कंपाउंड्स हमेशा होमोजीनियस ही होंगे, हेटेरोजीनियस होने का सवाल ही नहीं होता। ठीक है, और 8वां पॉइंट क्या है? कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू कंस्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल प्रोसेस। कंपाउंड्स को फिजिकल प्रोसेस के द्वारा कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट में सेपरेट नहीं किया जा सकता है। अब जैसे ये वाटर को अगर हम चाहें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल में हम सेपरेट करनी चाहिए, क्या वो फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट हो सकता है? तो आंसर है नहीं। वाटर को कभी भी हम फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। इसे सिर्फ और सिर्फ केमिकल प्रोसेस के थ्रू ही सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है ना? इसीलिए वाटर का जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में सेपरेट होता है। तो देख लीजिए, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? एक प्रकार का केमिकल प्रोसेस है। तो वाटर को जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपका सेपरेट हो जाता है, कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल में हम सेपरेट कर लेते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ केमिकल प्रोसेस से ही हम कंपाउंड को उसके कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल में सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो कंपाउंड और उनके प्रॉपर्टीज के बारे में आज हम लोग बात किए। नेक्स्ट टॉपिक में हम मिक्सचर और उनके प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। और अंत में, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।